हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के कॉमर्स एमसीक्यूज की क्लासेस चल रही थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के मॉक टेस्ट आ रहे हैं, जो कि अभी आप लोग का एग्जाम होने वाला है। अकाउंटेंट का या फिर जो बच्चे बिहार में जूनियर काउंटर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबका बेस काफी हद तक तैयार है, जिसमें कि बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, लेजर है, जर्नल है, इनसे रिलेटेड वो आपको प्रिपेयर है। जो थोड़ा सा उसका जो लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, एडवांस हो जाता है, वहाँ पर आप लोग को प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। जितने भी वीडियोस मैं लेकर के अभी आप लोग के लिए आ रही हूँ, ज़्यादातर उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो अभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जिससे कि आपका एडिशनल लेवल जो थोड़ा सा एडवांस लेवल है वो भी तैयार हो जाए। तो आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके रॉयल्टी से, हाइपरचेज से या फिर जो जीएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। शुरू करते हैं इसमें और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन केस ऑफ हायर परचेज द टोटल सम पेएबल बाय द हायर परचेज एज पर टर्म इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन इज। किराया खरीद के मामले में लेन देन को पूरा करने के लिए शर्तों के अनुसार किराया खरीद द्वारा देय कुल राशि है। नेट कैश प्राइस, नेट हायर परचेज चार्जेस, हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि हायर परचेज की बात की जा रही है। तो हायर परचेज में जो टोटल अमाउंट जो होता है, वो जो पे किया जा रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। जब ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होगा, यानी कि जो भी बीच बीच में आपकी इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट है, सारी दी जाती हैं, तो ओवरऑल जो पूरा एक ट्रांजैक्शन होता है कंप्लीट, उसमें जो प्राइस दिया जा रहा है उसको क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, तो उसको हायर परचेज प्राइस कहते हैं। शुद्ध नहीं होगा किराया खरीद शुल्क, शुद्ध ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट आपका किराया खरीद मूल्य हायर परचेज प्राइस कहलाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Under dash system, the buyer doesn't get ownership of goods immediately. डैश प्रणाली के तहत खरीदार को तुरंत माल का स्वामित्व नहीं मिलता है। इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट एंड हायर परचेज सिस्टम, नन ऑफ दिस। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसको अच्छे से दोनों के बीच डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। जो हायर परचेज होता है और जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है, इनके बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर क्लासेस की वीडियो आपने नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिए, वहाँ पर मैंने एक एक छोटा से छोटा पॉइंट वहाँ पर क्लियरली बताया है, उसको जरूर से देख लीजिए। जितनी भी कंफ्यूजन होगी सब क्लियर हो जाएगी आपकी। यहाँ वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसमें जो होती है ओनरशिप जो होती है गुड्स की वो तुरंत ही ट्रांसफर नहीं होती है। तो कौन सा सिस्टम होगा या कौन सा मेथड होता है, तो वो आपका हायर परचेज हो जाता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम जो होता है, जैसे ही पहली इंस्टॉलमेंट दी जाती है वैसे ही ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। एक होता है कि उसको अधिकार होना, अथॉरिटी मिल जाना कि वो उस प्रॉपर्टी को, संपत्ति को, एसेट को यूज कर सकता है, और एक होता है उसकी ओनरशिप मिल जाना। एक जैसे आप किसी मकान में जाकर के रहने लगे, अभी आपकी बात चल रही है पूरी तरह से, आपने उसको खरीदा नहीं है, और एक होता है कि वो मकान आपके नाम ट्रांसफर हो चुका है, तो वो ओनरशिप हो जाती है। तो हायर परचेज सिस्टम में ओनरशिप जो होती है वो तुरंत ही ट्रांसफर नहीं होती है, लास्ट जब जो है इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी तब होती है। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है उसमें तुरंत ही ट्रांसफर हो जाती है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश मीन्स द प्राइस एट विच द गुड्स कैन बी परचेज बाय द हायरर फॉर रेडी कैश। डैश का अर्थ है वह मूल्य जिसका किराएदार द्वारा माल को तत्काल नकद में खरीदा जा सकता है। हायर परचेज प्राइस, इंस्टॉलमेंट प्राइस, डैश प्राइस, डाउन पेमेंट। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा प्राइस है जिसका मीनिंग ये हो जाता है कि गुड्स कैन बी परचेज बाय द हायर फॉर रेडी कैश, यानी कि तत्काल नकद में खरीद सकता है किराएदार, जो भी व्यक्ति है वो तत्काल नकद में खरीद सकता है। वो कौन सा प्राइस होता है, क्या कहलाता है। सिंपल सी बात है, कैश प्राइस है। आप तत्काल नगद में कुछ भी खरीदना चाह रहे हो तो उसके लिए आप कैश में पेमेंट करिए, और जो भी प्रोडक्ट है, जो भी एसेट है, आप उसको परचेज कर लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश इज द इनिशियल पेमेंट मेड एट द टाइम ऑफ साइनिंग द हायर परचेज एग्रीमेंट। डैश क्रय खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करते समय किया गया प्रारंभिक भुगतान है, यानी कि जब इस तरह का एग्रीमेंट हो रहा होगा तो उस टाइम पर यानी कि जब हायर परचेज एग्रीमेंट हो रहा होगा तो उस टाइम पर जब आप एक एग्रीमेंट होगा उस पर सिग्नेचर करेंगे, अपने साइन करेंगे, तो उस टाइम पर जो इनिशियल पेमेंट किया जाता है वो पेमेंट क्या कहलाता है। हायर परचेज प्राइस, इंस्टॉलमेंट प्राइस, कैश प्राइस, डाउन पेमेंट। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डाउन पेमेंट करना, अग्रिम भुगतान करना। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ नगद में तुरंत ही पेमेंट किया जाता है वो आपका डाउन पेमेंट कहलाता है। बाकी जितना भी रिमेनिंग रह जाता है वो इंस्टॉलमेंट होती है। इंस्टॉलमेंट में जो प्राइस होता है प्लस साथ में इंटरेस्ट जो होता है वो भी ऐड रहता है, दोनों चीजें जुड़ी रहती हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
इसीलिए क्या होता है, जब इस तरह से आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं इंस्टॉलमेंट पे तो वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। जैसे कि कोई चीज़ अगर 80,000 की है और आप इंस्टॉलमेंट पे अगर उसे ले रहे हैं तो वो आपको 1 लाख तक की पड़ सकती है, इससे भी ज़्यादा की। जो डिफरेंस है ये 20,000 का, ये 20,000 क्या है, ये इंटरेस्ट हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट अगर कैश में कोई चीज़ खरीदते हैं तो सस्ती पड़ती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा हमारे पास होता है कि ना कि फ़ौरन इतना कैश अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर हम जो किस्तों पर खरीद लेते हैं। किस्तों पर खरीद लेते हैं तो वहाँ पर हमें इंटरेस्ट जो होता है ये 20,000 रुपए ज़्यादा चुकाने पड़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड द कैश प्राइस इज कॉल्ड, क्रय खरीद मूल्य और नकद मूल्य के बीच के अंतर को कहा जाता है हायर चार्जेस, कॉस्ट ऑफ द एसेट, इंस्टॉलमेंट प्राइस, कैश प्राइस। हम इसी की बात कर रहे थे कि जो परचेज प्राइस होता है और जो कैश प्राइस होता है इसके बीच का ये हो गया आपका कैश प्राइस और ये हो गया हायर परचेज प्राइस। जो बीच का डिफरेंस 20,000 आ रहा है ये क्या है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे इसकी भाषा में, क्योंकि हर सब्जेक्ट की हर चीज़ की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं हायर चार्जेस, किराया शुल्क कहा जाता है। तो यहाँ का एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल्टी इज ए डैश टू लेजी। रॉयल्टी पट्टेदार के लिए है, आय है, व्यय है, या फिर दोनों ही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर मिलती की बात करते हैं तो रॉयल्टी वहाँ पर उसके लिए क्या हो जाती है, उसके लिए एक एक्सपेंस की तरह होती है। और इनकम किसके लिए हो जाती है, जो लेबर होता है उसके लिए जो होती है रॉयल्टी एक इनकम की तरह होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी इज कॉल्ड। रॉयल्टी पर न्यूनतम किराए की अधिकता को कहा जाता है, यानी कि न्यूनतम किराया मिनिमम रेंट जो है आपका, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, रॉयल्टी यहाँ पर कम है, तो मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। तो निकल के आती है आपकी शॉर्ट वर्किंग। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि मिनिमम रेंट ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है, तो आ जाएगी आपकी शॉर्ट वर्किंग। और इसके अपोजिट अगर हो जाए कि रॉयल्टी ज़्यादा हो मिनिमम रेंट कम हो तो वहाँ पर निकल के हमारी सरप्लस आती है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द रॉयल्टीज एंड शॉर्ट वर्किंग इज रिकवरेबल शुड बी ट्रांसफर टू। सभी रॉयल्टी और अपूर्णीय शॉर्ट वर्किंग को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, यानी कि जो रिकवर नहीं की जा सकती ऐसी शॉर्ट वर्किंग जो होती है उसे आप कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। ट्रेडिंग खाते में, बैलेंस शीट में, लाभ और हानि खाते में, तो उसमें से कोई नहीं। जो रिकवर नहीं की जा सकती है शॉर्ट वर्किंग उसे हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, तो आपकी ट्रांसफर कर दी जाएगी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, क्योंकि वो एक तरह की आपकी हानि बन जा रही है, तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल्टी अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ। रॉयल्टी खाता इस प्रकार का होता है, यानी कि रॉयल्टी अकाउंट जो होता है वो किस तरह का नेचर में होता है, आपको पता है 3 तरह के अकाउंट हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। रेवेन्यू अकाउंट एक दे रखा है। रॉयल्टी अकाउंट है किस तरह का अकाउंट है, रॉयल्टी अकाउंट आपका नॉमिनल खाता हो जाता है, ये आपका नाम मात्र का खाता कहलाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा दूसरी तरह से पूछा गया है कि कोई भी आपकी शॉर्ट वर्किंग है जो रिकवरेबल नहीं होती है, उस शॉर्ट वर्किंग को आप कहाँ ट्रांसफर करते हैं, अपूर्णीय शॉर्ट वर्किंग को स्थानांतरित किया जाता है। तो आपको पता है इसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर आपका एक विनियोग खाता भी बताया हुआ है, तो उसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, साथ में कि विनियोग खाता दे रखा है तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाइए इन दोनों में, ट्रांसफर आपकी पीएनएल अकाउंट में ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, When royalty is paid in the books of lessee, it is debited to। जब रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है तो पट्टेदार के पुस्तकों में से डेबिट किया जाता है, रॉयल्टी खाते में, पेनल अकाउंट में, लैंडलॉर्ड खाते में, पट्टेदार के खाते में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब रॉयल्टी पे की जा रही है तो वहाँ पर तो पट्टेदार जो है उसकी बुक्स में उसे हम कहाँ पर डेबिट करते हैं, किसके अकाउंट में डेबिट किया जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, तो उसे हम लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डेबिट करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, उसे मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है, जो क्लासेस की वीडियो प्रोवाइड कराई थी मैंने, अगर आपने वो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, when short workings are to be recovered the account to be debited। जब शॉर्ट वर्किंग को वसूल किया जाता है तो इसे कहाँ पर हम डेबिट करते हैं, लाभ और हानि खाते में, शॉर्ट वर्किंग खाते में, लैंडलॉर्ड खाते में, रॉयल्टी खाते में। यानी कि शॉर्ट वर्किंग है और उसको रिकवर कर लिया गया है, तो रिकवर की गई शॉर्ट वर्किंग को हम किस अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। तो उसे हम कहाँ पर डेबिट करते हैं, उसे डेबिट किया जाता है लैंडलॉर्ड के अकाउंट में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कोई भी आपसे पूछ सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शॉर्ट वर्किंग मीन्स यहाँ पे पूछ रहा है कि जो लघु कार्य होता है, शॉर्ट वर्किंग होती है, उसका अर्थ क्या होता है। सेम वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके दे दिया गया है। एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, यानी कि रॉयल्टी से न्यूनतम किराए की अधिकता। एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, न्यूनतम किराए से रॉयल्टी की अधिकता। सरप्लस ऑफ रॉयल्टी, यानी कि रॉयल्टी की अधिकता हो जाएगी, या फिर एक्चुअल मिनिमम रेंट वास्ते न्यूनतम किराया। तो यहाँ पर जो शॉर्ट वर्किंग होती है उसकी मीनिंग क्या होती है कि जब आपका मिनिमम रेंट ज्यादा होता है और रॉयल्टी कम होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसको बहुत अच्छे से देख के ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर न्यूमेरिकल के तौर पर बनाकर भी दे सकता है कि वहाँ पर आपके कुछ इमेजेस दे दी जाए, ये कहा जाए कि कुछ डिजिट्स दे दिए जाए और ये कहा जाए कि इसमें से शॉर्ट वर्किंग निकालिए। तो वहाँ पर आपको दे रखा होगा रॉयल्टी, मिनिमम रेंट दे रखा होगा, आपको निकाल के दिखानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल्टी आर कनेक्टेड विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस। रॉयल्टी नेट प्रकार की व्यवसाय से जुड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन बिजनेस या फिर ट्रेडिंग बिजनेस। तो रॉयल्टी कहाँ पर दी जाती है, अधिकार शुल्क जो होता है वो किस तरह के बिजनेस से कनेक्टेड होता है। तो वो आपका माइनिंग इंडस्ट्री जो होती है, खनन उद्योग जो होता है, उससे रिलेटेड है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जैसे कि कोल माइंस होती हैं तो वहां पर उसका यूज करने के लिए रॉयल्टी दी जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लेजर होता है, जो पट्टाधारी होता है, वो कौन होगा। ओनर होता है, यूजर होता है, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। तो जो लेजर होता है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छे से पता होगा पट्टेदार के या फिर पट्टाधारी के बारे में, तो आपको पता होगा कि वो व्यक्ति क्या होता है। बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होती है इस चीज में कि कौन पट्टेदाता है, कौन पट्टेधारी है, कौन लेजर है, कौन लेजी है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। बहुत ही सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू डैश माइनस रॉयल्टी पेएबल, यानी कि क्या हम लेस करेंगे रॉयल्टी में से, जिसमें से रॉयल्टी को हम लेस कर रहे हैं, तो शॉर्ट वर्किंग निकल के आएगी आपकी मिनिमम रेंट को, कैपिटल को, कैश पे को, या फिर नॉन ऑपरेबल। तो यहाँ पर इसमें से क्या लेस किया जाएगा, मिनिमम रेंट जब ज्यादा होगा उसमें से हम रॉयल्टी को लेस करेंगे तो हमारी शॉर्ट वर्किंग निकल के आएगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखा आपने कि क्वेश्चन सेम वैसा ही है, उसको तीन तरह से कैसे अलग अलग लैंग्वेज से लिखा जा सकता है। तो जितना ज्यादा आपकी अच्छी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतना ही इजी आपके लिए पेपर हो जाएगा। सबसे डिफिकल्ट जो होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, उसको अच्छे से समझ लीजिए, पेपर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द मिनिमम रेंट कैन बी डैश प्रोपोर्शनेटली इफ देयर इज ए स्टॉपेज ड्यू टू स्ट्राइक। न्यूनतम किराया डैश अनुपातिक रूप से हो सकता है अगर हड़ताल के कारण काम बंद हो जाते हैं, यानी कि स्ट्राइक हो गई है जिसके कारण काम बंद हो गया है, तो न्यूनतम किराया जो होता है वो अनुपातिक रूप से किस तरह का होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ द अबव। तो अगर स्ट्राइक है जिसकी वजह से काम जो है वो बंद हो गया, स्टॉप हो गया है, तो वहां पर अगर हम बात करें तो मिनिमम रेंट जो होता है प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग डिक्रीज कर दिया जाता है, जितने टाइम के लिए बंद रहेगा काम उसके अकॉर्डिंग ही। जैसे कि अगर सपोज कर लीजिए 8,000 है मिनिमम रेंट, हमारा 8,000 है 12 मंथ के लिए, तो अगर हमारा 2 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए काम वहां पर बंद रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग इसका प्रोपोर्शन जो होता है वो निकाल लिया जाता है, तो मिनिमम रेंट आपका कम हो जाएगा 8,000 से। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन डैश। कॉपीराइट रॉयल्टी डैश पर आधारित है, सेल्स पर, प्रोडक्शन पर, परचेजेस पर, ए एंड बी बोथ पर। तो कॉपीराइट यानी कि जो भी बुक्स होती हैं, तो आपने देखा होगा बुक्स के फ्रंट पेज पर ही लिखा होता है कि कॉपीराइट बाई, वहाँ पर कि किसका अधिकार है वहाँ पर उसके ऊपर लेखन पर। तो जब कॉपी बुक्स वगैरह जो लिखी जाती हैं उसी पर ही कॉपीराइट आपका कहाँ से आता है। तो रॉयल्टी उससे रिलेटेड जो होगी वो किस बेसिस पर निकाली जाती है, तो उसे हम निकालते हैं सेल्स पर, बिक्री पर निकाली जाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, registration can be cancelled by the proper officer if the person registered under composition scheme has not furnished return for। यदि कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत व्यक्ति ने डैश तक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है तो उचित अधिकारी द्वारा पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है। वो टाइम पीरियड क्या रहेगा, 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड या फिर 6 हो जाएंगे, फिर फॉर ए कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 6 मंथ या फिर फॉर ए कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो कितना टाइम होना चाहिए,
अगर उस टाइम के अंदर रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो जो भी प्रॉपर उस टाइम पर ऑफिसर होगा उसके लिए वो उस पंजीकरण को, उस रजिस्ट्रेशन को रद्द कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप बच्चे जल्दी से मुझे कमेंट करिए कि कितना टाइम पीरियड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What are the taxes levied on an intra-state supply? अंतर राज्य आपूर्ति पर कौन से कर लगाए जाते हैं? CGST, SGST, CGST, NGST और या फिर IGST। तो यहाँ पर अंतर राज्य आपूर्ति पर इंट्रा स्टेट यानी कि दो स्टेट के बीच में आपस में क्या हो रहा है, या कोई भी वस्तु जो है वो खरीदी बेची जा रही है, तो वहां पर कौन सा आपका जीएसटी जो होता है वो लगाया जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो वो हो जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। सेंट्रल और स्टेट दोनों टैक्स यहाँ पर लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल नोटिफाई द डेट ऑफ टैक्स टू बी लीड अंडर सीजीएसटी एक्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द सीजीएसटी अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले कर की कौन दर अधिसूचित करेगा? यानी कि जो सीजीएसटी लगता है उसकी जो दरें होती हैं वो किसके द्वारा जो है बताई जाएंगी? केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, जीएसटी परिषद के या फिर जीएसटी परिषद की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार। तो यहाँ पर कौन नोटिफाई करता है? सेंट्रल से रिलेटेड है तो जो भी मतलब की दरें डिसाइड की जाती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एक आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 25 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 a casual taxable person shall apply for registration at least dash prior to the commencement of business। जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 25 के अनुसार एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने से कम डैश पहले पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। यानी कि धारा 25 जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो मैंने आप लोगों को सारी सेक्शंस तो बता ही दी हैं। तो उसी के अनुसार पंजीकरण करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कम से कम जो बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है उससे कितने दिन पहले पंजीकरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए? 5 डेज, 10 डेज, 7 डेज, 30 डेज। तो यहाँ पर कितने दिन पहले होगा? 5 डेज। 5 दिन पहले जो होता है वो आवेदन कर देना चाहिए। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पर जब हम टैक्सेबल सप्लाई यानी कि जो भी सर्विसेज हैं उनकी सप्लाई कर रहे हैं तो कितने टाइम पीरियड के अंदर हमें उस सर्विस की सप्लाई से पहले जो चालान होता है उसको भीतर जो होगा वो अवधि के भीतर चालान हम उसको जारी कर देंगे। 30 डेज में, 45 डेज में, 60 डेज में या फिर 90 डेज में। तो कितने डेज में हो जाता है वो? 30 डेज होता है, 30 दिनों के अंदर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी इज डिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट डैश। जीएसटी सभी वस्तु सेवाओं के आपूर्ति पर लगाया जाता है सिवाय मानव भोग के लिए मादक पेय, तंबाकू, स्वास्थ्य सेवा या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जीएसटी जो है वो इसमें से किस पर नहीं लगाया जाता है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है। तो अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पर ह्यूमन कंजप्शन लिखा है तभी ये आपका एक्सेप्ट यानी कि जीएसटी के दायरे से बाहर रहेगा। अगर ह्यूमन कंजप्शन नहीं लिखा है, अल्कोहल जो है वो यूज हो रहा है मेडिसिन के लिए, किसी और चीज के लिए, तो वहाँ पर टैक्सेबल हो जाता है जीएसटी में। लेकिन ह्यूमन कंजप्शन के लिए अगर है तो जीएसटी के अंदर नहीं आता, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन ए ही होगा कि अल्कोहल जो होगा वो जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है तो वहाँ पर उस पर हम जीएसटी नहीं लगाते, बाकी ये दोनों चीजें ही आपकी जीएसटी दायरे में आती हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द फंक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क जीएसटीएन इंक्लूड। माल और सेवा नेटवर्क जीएसटीएन के कार्यों में शामिल है। तो जीएसटीएन की फुल फॉर्म भी यहाँ पर ध्यान में रख लीजिएगा, क्या हो जाएगी? गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क कहलाता है। इसमें हम क्या क्या चीजों को इंक्लूड करते हैं? पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना, केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों को रिटर्न अग्रेषित करना, जीएसटी की गणना और निपटान को सभी। ये तीनों ही चीजें जो होती है आपकी जीएसटीएन में आती हैं। ये रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी देना, फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, कंप्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ जीएसटी, ये तीनों ही आ जाएंगे। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जीएसटी से रिलेटेड भी और हायर परचेज और रॉयल्टी से रिलेटेड भी। तो आई होप आपने अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखा होगा। जो नहीं आ रहा होगा तो उसको बार बार रिवाइज करिए, नोट्स में बना लीजिए, जिससे कि आपको याद करने में लास्ट मोमेंट पे इजी रहेगा रिवाइज करने में। तो कितने क्वेश्चंस आप लोग के सही हुए हैं कमेंट करिएगा मुझे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लेकर के आऊंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।